हेलो, वेलकम बैक टू द हैपअप एकेडमी। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। तो आज हम इस क्लास के अंदर बिजनेस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ठीक है, तो ये पार्ट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। इतना डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, ये मैं कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से मैं पढ़ाऊँ। इसी वजह से मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है। इस पीपीटी के थ्रू हम पूरा पढ़ते चले जाएंगे और पूरे चैप्टर की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। देखो, अगर ढंग से देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं, ये जो वर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। सबसे पहले जब आपने बिजनेस पढ़ी होगी तो आपने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसका नाम होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपने वहां पे मैनेजमेंट का मतलब देखा होगा, व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, आपने चेक करा होगा वहां पे मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? दूसरों से काम कराने की। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। और आपको उनसे कैसे काम कराना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब आपको उनसे टाइम पे काम कराना है, और एफिशिएंटली का मतलब कम खर्चे पे विद मिनिमम कॉस्ट काम कराना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। तो व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। अब इस मैनेजमेंट को हटाओ, अभी जरा फाइनेंस पे आओ। अब फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब आपका पैसा, मनी। बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमें पैसे को मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है? पैसे को। अब पैसे की मैनेज करने की बात जब आती है तो इसके अंदर काफी सारी बातें आती हैं। आओ जरा मैं समझाता हूँ कि पैसों को किस तरीके से मैनेज करा जाता है। इसको हम इरेज करते हैं, जरा ढंग से देखना बात को। देखो, ये जो चैप्टर है शॉर्ट में इसको मैं एफएम बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? एफएम। ठीक, आज तो आपका एक छोटा सा चैप्टर है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये पूरी की पूरी एक बुक बन जाती है। ठीक है, एफएम पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बुक होती है, वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब अगर बात करें हम एफएम की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? देखो, एफएम का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मेरे पास पैसा आना चाहिए। पैसा आने का मतलब क्या है? मेरे को मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। बेटा, क्या स्टार्ट करना है मेरे को? बिजनेस। अब बिजनेस बिना पैसे के तो स्टार्ट हो नहीं सकता। तो पैसा कहां से आएगा? सबसे पहली बात, पैसा कहां से आएगा? आपको क्या डिसाइड करना है? आपको सोर्स डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? सोर्स। अच्छा, उसके बाद पैसा कहां पे लगाओगे? लगाओगे मतलब आप पैसा कहां पे इन्वेस्ट करोगे? क्या करोगे? इन्वेस्ट। ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब पैसा इन्वेस्ट करोगे, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको बेटा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा? उस प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट जब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप सोचोगे सर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है? बेटा, आपके ओनर्स हैं, आपको उनको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? डिविडेंड। और कुछ पैसा आपको अपने पास बचा के रखना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हो आप? बताओ जरा। आप उनको बोलते हो रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक, तो यानी ये जो मैंने बातें बोली है, ठीक है, मैंने क्या बात बोली दोबारा देखना। मैंने बोला जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपका पैसा कहां से आएगा, यानी आपको क्या डिसाइड करना है? आपको सोर्स डिसाइड करना है। दूसरा, पैसा, अभी मैं इसका सीक्वेंस भी बताऊंगा, इसका सीक्वेंस क्या है। उसके बाद पैसा आप कहां पे क्या करोगे? पैसा आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद आप क्या डिसाइड करोगे कि पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कितना पैसा आपको इन द फॉर्म ऑफ क्या डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आपको सोचना पड़ेगा। इसी बात को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब अगर बात करी जाए, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक, देखो, अगर बात करी जाए, ढंग से सुनना बात को। ठीक है, मैं इसको जरा फिट कर लेता हूँ पूरा। इस इमेज को हम पूरा क्या कर लेते हैं? फिट कर लेते हैं। ठीक, अब अगर बात करी जाए, ठीक है, हम्म, मैं बोल रहा हूँ अब अगर बात करी जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, क्या 3 बातें? कि पैसा हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। ढंग से सुनना, क्या बोल रहा हूँ? पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो आएगा कहाँ से, उस पैसे का सोर्स क्या होगा, और वो पैसा
जब हमारे पास प्रॉफिट बना के देगा तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हमने अपने पास रिटेन करना है, इसी बात को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तीन बातें आ गई। ठीक, क्या? एक तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, आपको क्या करना है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद एफिशिएंट एक्विजिशन। एफिशिएंट एक्विजिशन का मतलब आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, कौन से सोर्सेज होंगे। और फिर क्या करोगे? आप डिविडेंड के बारे में डिसाइड करोगे कि आप उस जो पैसा आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसे करना है, कितना आपको क्या करना है, कितना आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना अपने पास रिटेन रखना है एज रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब अगर बात करी जाए, चलो मैं इसको इरेज करूं पहले, देखना ढंग से समझना बात को। ठीक, देखो भाई, अब अगर बात करी जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बता दिया। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करती रहे। पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, पैसा कहाँ पे लगाना है, और उस पैसे से जब हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना अपने पास रिटेन करना एज रिटेन्ड अर्निंग, इसी बात को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तीन बातें मिलकर ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनता है। बट इससे पहले ना एक छोटी सी टर्म रहती है, उस टर्म को पता है हम क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उस टर्म को हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। क्या बोलते हैं उस टर्म को? उस टर्म को हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। वो पैसा जो हमें चाहिए बिजनेस करने के लिए। ये सारी बातें हम किस लिए कर रहे हैं? ये सारी बातें हमें क्या करना है बेटा? हमें बिजनेस करना है। हमें बिजनेस करना है, इसलिए हमें सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पैसा जो आपको बिजनेस के लिए चाहिए उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो मैंने लिखा है फंड्स रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट दी बिजनेस एक्टिविटीज। वो पैसा जो आपको बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। क्लियर है इतनी बात? तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस? फंड्स रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद कुछ रोल्स आते हैं। ठीक है, अब इन रोल्स की बात करें, ये रोल्स किसके रोल्स हैं? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल्स हैं। आप मान लो आप किसी कंपनी में एज अ फाइनेंशियल मैनेजर काम कर रहे हो। ठीक है, आप क्या बन गए हो? फाइनेंशियल मैनेजर। तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे? ये मैं मान लो वही रोल्स हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल्स हैं। पहला, आपको साइज एंड कॉम्पोजिशन डिसाइड करना पड़ेगा। किसका? फिक्स्ड एसेट्स का। अब आप बोल रहे हो सर इसका क्या मतलब है? मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको तीन डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, एक तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा, तो इसका मतलब पैसा तो आप एसेट्स पे लगाओगे ना। और एसेट्स दो टाइप की हैं आपकी, बताओ कौन कौन सी? फिक्स्ड, और दूसरी बताओ कौन सी? तो आप जब पैसा इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप फिक्स्ड एसेट्स पे लगाओगे, करंट एसेट्स पे। तो आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा ना साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फाइनेंशियल मैनेजर का पहला रोल क्या है कि उसको डिसाइड करना पड़ता है कि कितना फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना है, कितना पैसा करंट एसेट्स में लगाना है। ठीक है, पहला क्लियर। उसके बाद आते हैं दूसरे पे, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट। देखो मैंने इसको दोनों को कवर करा दिया, साइज एंड फिक्स्ड एसेट्स पहले वाला, ठीक है, और करंट एसेट्स दूसरा वाला, मैंने आपको दोनों बता दिया। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके इन्वेस्टिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन्वेस्टिंग। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। उसके बाद आपको क्या डिसाइड करना है? अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ठीक, अब मैंने आपसे सोर्स की बात करी थी कि पैसा कहां से आएगा। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सोर्स। तो जब हम बात करते हैं सोर्स की, तो आपको पता है आपके पास दो सोर्स हैं। एक तो सोर्स है आपके पास डेट, और दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स है आपके पास इक्विटी। तो दो जगह से पैसा आएगा, डेट से या इक्विटी से। बट उसमें से कितना पैसा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कितना पैसा शॉर्ट टर्म होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, वो फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा। कितना पैसा जो आप रेस कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म है, और कितना पैसा उसमें से शॉर्ट टर्म है। ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। उसके बाद वही मैंने आपको बोला, सोर्स के अंदर क्या डिसाइड करना पड़ता है? डेट और इक्विटी डिसाइड करना पड़ता है। कितना पैसा आप उधार कर लोगे, कितना पैसा अपना लगाओगे, है ना। तो कितना पैसा डेट से आएगा, कितना पैसा इक्विटी से। अब पैसा तो दो ही जगह से आ सकता है, या तो आप किसी से लो या अपने लगाओ, तीसरा तो कोई सोर्स ही नहीं है। तो या तो डेट या इक्विटी। और लास्ट में मैंने आपसे बोला था आपको क्या लेना पड़ता है? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है, जल्दी बताओ।
कि जब आपको प्रॉफिट हो जाए कितना आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द ओनर्स और कितना आपको रिटेन करना है एज रिटेन अर्निंग। क्लियर है बात? तो मुझे लग रहा है पहला पेज आपको पूरा का पूरा क्लियर है। मैंने इसके अंदर क्या कराया, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस, financial management, efficient acquisition of funds, efficient utilization of funds and efficient distribution of funds for smooth working of the organization। और उसके बाद रोल्स आ गए, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, फिक्सिंग डेट इक्विटी रेशियो एंड डिविडेंड डिसीजन। ये 5 आपके रोल्स हो गए, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। अब आगे चलें, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जब नेक्स्ट पेज की बात हम करते हैं, ठीक है, और जरा इसको क्या करते हैं, इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब इसकी बात करते हैं तो सीधा अब यहाँ पे हम किस पे आ रहे हैं, अब हम डिसीजंस पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? डिसीजंस पे। अब ये डिसीजंस क्या है, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, सारी बातें हमें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। अब ये डिसीजंस मैंने आपको बोला कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। FM इज इक्वल्स टू व्हाट? ठीक, पहला डिसीजन आपका इन्वेस्टिंग, अब ये सीक्वेंस यही रखना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्वेस्टिंग डिसीजन, दूसरा है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है आपका डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों को मिला के क्या बनती है? इन तीनों को मिला के हमारी FM बन जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप डिसाइड करते हो कि आप पैसा कहाँ पे लगाओगे, ठीक है, तभी तो आपको रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि आपको कितना पैसा चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले हम काम करते हैं कि कितना पैसा हमें फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है, सुन रहे हो मेरी बात को, ठीक, प्लस कितना पैसा हमें करंट एसेट्स में लगाने के लिए चाहिए है, दोनों बात, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स के लिए कितना पैसा चाहिए और करंट एसेट्स के लिए कितना पैसा चाहिए। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग डिसाइड करते हो कि फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगेगा और करंट एसेट्स में कितना पैसा लगेगा। जब आप ये डिसाइड करते हो तो इसी बात को हम इन्वेस्टिंग डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग डिसीजन, ठीक। चलो डिसाइड कर लिया, मान लो आपने डिसाइड करा आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो और आपको 10 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए। कोई प्रॉब्लम? 10 करोड़ रुपए की क्या चाहिए? कैपिटल। दिस इज योर इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप फाइनेंसिंग पे आओगे। फाइनेंसिंग में आप क्या डिसाइड करोगे कि ये पैसा आएगा कहाँ से। और जब हम ये डिसाइड करते हैं पैसा कहाँ से आएगा, उसको हम बोलते हैं डिसाइडिंग दी सोर्स। क्या डिसाइड करेंगे हम? सोर्स। सोर्स का मतलब वो पैसा कहाँ से आएगा। और मैंने आपको बताया आपके पास सिर्फ 2 ही सोर्स है, तीसरा कोई सोर्स है ही नहीं, ठीक। कौन कौन से सोर्स है? एक सोर्स है आपके पास डेट, और दूसरा सोर्स क्या है बताओ? दूसरा सोर्स है आपके पास इक्विटीज के अलावा कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। तो यानी फिर आप फाइनेंसिंग डिसाइड करोगे कि 10 करोड़ रुपए में से कितना कितना हमें डेट से लेना है और कितना हमें इक्विटी से लेना है। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ठीक है। चलो आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने बिजनेस रन करना स्टार्ट करा। बिजनेस रन करते करते आज आपको प्रॉफिट होने लगा। क्या होने लगा? प्रॉफिट। और जैसे ही आपको प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे? आज जब वो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो सीधा आपके पास ओनर्स आएंगे जिन्होंने आपसे इक्विटी ली हुई थी, है ना, वो बोलेंगे लाओ हमें पैसा दो। तो आप उनको क्या दोगे? आप उनको डिविडेंड दोगे। क्या दोगे? डिविडेंड। अभी मैं बात करूंगा आगे जाके इस चैप्टर के अंदर डिविडेंड होता क्या है, ठीक है, टेंशन नहीं बिल्कुल। आप उनको डिविडेंड दोगे और कुछ पैसा अपने लिए बचा के रखोगे जिसको आप क्या बोलोगे? जिसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स बोलोगे। क्या बोलोगे? रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों बचा के रखोगे? फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर आपको न्यू एक्सपेंशन, न्यू सेंटर्स ओपन करने हैं, एक्सपेंशन करना, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आपका रिटेन्ड अर्निंग से आएगा, जो प्रॉफिट में से आपने पैसा बचा के रखा हुआ था। इन डिसीजन को, इन तीनों डिसीजन को जब हम मिला देते हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। तो देखो देयर आर 3 फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजंस, ठीक, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन बोल लो, फाइनेंसिंग एक ही बात है, ठीक, जो किसी फाइनेंस मैनेजर को लेने होते हैं। दैट इज, जरा बताओ कौन कौन से। सबसे पहला सीक्वेंस कौन सा है? इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, और बताओ कौन सा? डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन जिनके बारे में मैंने ऊपर डिस्कस करा है। अभी अभी आगे ये एक एक करके आएंगे, पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर है जो हमें पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। अब सबसे पहले इन्वेस्टिंग की बात करें तो मैंने थोड़ी बात ऊपर बताई हुई है, क्या कि जो ये डिसीजन है किससे रिलेट करता है? केयरफुल सिलेक्शन से। किस चीज का सिलेक्शन करना है आपको? आपको एसेट्स का सिलेक्शन करना है। अच्छा, एसेट्स कौन कौन सी हैं? आपके पास 2 एसेट्स है, करंट एसेट्स, ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स। तो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। तो दिस डिसीजन रिलेट्स विद द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। जो पैसा मैं रेज करूंगा वो कहाँ का लगाऊंगा, पहले कहाँ लगाऊंगा वो डिसाइड होगा, पैसा बाद में कहाँ से आएगा वो बाद की बात है, ठीक है।
तो यानी सबसे पहले आपने क्या डिसाइड करा, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है फंड्स कैन आइदर बी इन्वेस्टेड इन, बताओ कहाँ कहाँ लग सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, और बताओ कहाँ कहाँ लग सकते हैं, करंट एसेट्स के अंदर। नाउ फंड्स कैन आइदर बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स और इन करंट एसेट्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में आएगा, ठीक। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और अगर आप करंट एसेट्स के अंदर पैसा लगा रहे हो तो उसको हम पता है क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्या बोलते हैं उसको हम, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। क्या है ये आपका, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन relates with the careful selection of assets in which funds will be invested. Now funds can either be invested in fixed assets or in current assets. If funds are invested in fixed assets, the decision is known as capital budgeting decisions. If funds are invested in the current asset, then it is known as working capital decision. कोई प्रॉब्लम की बात, स्लाइड कंप्लीट, आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है, जल्दी जल्दी, काफी सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने हैं कि उस पर्टिकुलर डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन पता है कि पैसा कहाँ कहाँ लगाना है, जरा बताओ, याद कर लो, ठीक है। पैसा लगेगा कहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स में, और पैसा लगेगा कहाँ बताओ, करंट एसेट्स में। नाम भी बता दिया, फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाओगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, करंट एसेट्स के अंदर पैसा लगाओगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कोई प्रॉब्लम की बात, आगे चले, ठीक है। अब पहला आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक, कि आप जब भी पैसा लगाने जाओगे तो आप किसी प्रोजेक्ट में तो पैसा लगाओगे, है ना। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, ठीक है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे। मैं किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले एक्सपेक्ट करूंगा कि उस प्रोजेक्ट से मेरे पास सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आता रहे। क्या बोला मैंने, रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, CF मतलब कैश फ्लो, रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। अब मैं ये क्यों एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस की कुछ नीड्स होती हैं, डे टू डे नीड्स होती हैं। क्या होती हैं बताओ, डे टू डे नीड्स होती हैं। अब जो डे टू डे नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए आपको डेली बेसिस पे क्या चाहिए होता है, डेली बेसिस पे हमें बेटा पैसा चाहिए होता है, कैश चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को वेजेस पे करनी है, क्या पे करनी है बताओ, वेजेस पे करनी है, कैश में ही होंगी, ठीक। मेरे को रेंट पे करना है, मेरे को रॉ मटेरियल परचेज करना है, एटसेट्रा। बहुत सारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको मैनेज करने हैं, है ना। और ये सारे के सारे कहाँ से मैनेज होते हैं बेटा, ये सब के सब कैश से मैनेज होते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा बिजनेस के अंदर सर सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो चाहिए होता है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस चलाएंगे, अपनी डे टू डे ऑपरेशंस मीट करेंगे, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं मैं जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहा हूं मैं देखूंगा क्या ये प्रोजेक्ट मेरे को सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो मेरे को सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है तभी मैं उसके अंदर पैसा लगाऊंगा, अदरवाइज मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं, मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं। मैं उसके अंदर अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मैं अपना डेली ऑपरेशंस कहाँ से चलाऊंगा, तो मैं तो देखूंगा जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं पैसा लगा रहा हूँ वहां से मेरे पास रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि कोई भी पर्सन वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेगा जिसके अंदर ही विल बी एबल टू जनरेट सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, अदरवाइज आई विल नॉट इन्वेस्ट इन। यानी कहने का मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले कैश फ्लो है, क्लियर। तो अगर मेरे को प्रोजेक्ट कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, जनरेट करके नहीं दे रहा तो आई विल नॉट इन्वेस्ट, करेक्ट, सिंपल बात। उसके बाद आता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल, ठीक। अब ROI की अगर बात करी जाए, ठीक, मान लो प्रोजेक्ट दो हैं, एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए मेरे को 5% ROI दे रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रहा है 5%, और प्रोजेक्ट बी मेरे को 10% रिटर्न दे रहा है, कितना दे रहा है बताओ 10% ROI। तो ऑब्वियसली मैं किस में पैसा लगाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट बी के अंदर लगाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट ए के अंदर पैसा नहीं लगाऊंगा। यानी जिस भी प्रोजेक्ट का ROI ज्यादा है, जो मेरे को ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। यानी ROI भी हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आने जा रही है, मैं जरा इसको क्लीन करता हूँ, इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाए जरा, ठीक है।
मैं बोल रहा हूँ अब आया है हमारा रिस्क इन्वॉल्व। अब जब भी हम रिस्क की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये रिस्क होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय रिस्क। ठीक, तो रिस्क की जब भी बात करी जाती है तो रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। ठीक है ना। किसी चीज के होने ना होने के चांसेस ही तो क्या होते हैं, किसी होने ना होने के, किसी इवेंट के होने ना होने के चांसेस ही रिस्क होता है। अब मैं बोल रहा हूं क्या रिस्क भी हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है? आंसर इज यस। ठीक है, करता है। अब अगर बात करी जाए तो कैसे करता है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो आप देखो, आप पहले एक रिस्क की बात समझ लो। ठीक है, रिस्क का एक रूल है। रिस्क बोलता है हायर द रिस्क, रिस्क जितना ज्यादा हायर द रिवॉर्ड। मैं रिवॉर्ड को प्रॉफिट लिख रहा हूं। ठीक है, रिस्क अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। कहने का क्या मतलब, अगर आप लाइफ में बड़ा रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस है। अगर आप रिस्क कम ले रहे हो, ठीक है, तो यानी आपके प्रॉफिट जो होंगे, उसके जो भी प्रॉफिट होगा आपका वो छोटा प्रॉफिट होगा, कम कम प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कहने का मतलब है बड़े रिस्क के अंदर बड़ा प्रॉफिट होता है, छोटे रिस्क के अंदर छोटा प्रॉफिट होता है। मेरे को तो पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाई दे रही है किसके बीच में, रिस्क और प्रॉफिट के बीच में। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? तो आप बोलोगे सर आप फिर एक काम करिए, उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाइए जहां पे रिस्क क्या है, ज्यादा। रॉन्ग। कभी भी समझदार इंसान वहां पैसा नहीं लगाता जहां पे रिस्क ज्यादा होता है, खासकर कोई बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिस्क। ठीक, अब अगर जिस भी एरियाज में क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिस्क है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप वहां पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाती है ना। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो जब भी होगा तो बड़ा होगा प्रॉफिट आपको, ठीक है, बट उस बड़े प्रॉफिट के चांसेस कम है, यही तो रिस्क है ना। तो आप नहीं लगाओगे। तो आप बोलोगे सर फिर तो अगर हम रिस्क ज्यादा है पैसा नहीं लगाएंगे, तो फिर हम तो कम रिस्क में लगाएंगे ना, है ना। रॉन्ग, हम कम रिस्क में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें बहुत छोटा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप बोलोगे सर ना ज्यादा रिस्क में पैसा लगा रहे हैं ना कम में, तो हम क्या करें? तो आप रिस्क को ना ज्यादा रखो ना कम, हमेशा मॉडरेट रखो। क्या रखो बताओ? मॉडरेट। हमेशा वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करा जाएगा जहां पे मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ना रिस्क को ज्यादा रखो ना रिस्क को कम रखो। रिस्क को ज्यादा क्यों नहीं रखना? क्योंकि वहां पे फिर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कम है। ठीक है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है। और रिस्क को कम क्यों नहीं रखा? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो फिर वो छोटा प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा। तो दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा रिस्क, रिस्क के साथ हम रिस्क को हमेशा बैलेंस आउट करते चलते हैं। रिस्क को हमेशा हमें मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क रखना है। तो हमें किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वॉल्व करना है बताओ? वेयर देर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क, ना ज्यादा रिस्क ना कम रिस्क, वी विल ऑलवेज सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट विद मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क। और यहाँ पे आके आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन कंप्लीट। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलें। ठीक, आओ जरा नेक्स्ट पे, जल्दी जल्दी चलना है। ठीक है,